The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. Nifty again near all time high. 26,000 का लेवल 9 बार टेस्ट किया है 23 अक्टूबर से. फाइनली इट ब्रेक्स अबव. पर आज फिर हमने मार्केट रेड में मिला. तो क्या अब फिर से निफ्टी नीचे जाएगी या फिर 26,500 का लेवल अगले हफ्ते पॉसिबल लगता है? क्या 2026 में मार्केट 28,000 का मार्क टच करेगी? क्या मार्केट फंडामेंटली उतना मजबूत है? क्या कहती है मार्केट की वैल्यूएशन? क्या कहता है टेक्निकल एनालिसिस? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में. पिछले साल 27 सितंबर को मैंने निफ्टी का फोरकास्ट किया था और उसके बाद जितने भी लेवल्स बताए थे सब सही निकले और कहा भी था कि लगभग 1 साल लगेगा वापस उसी लेवल पर आने में. तो आज लगभग वही लेवल है. तो निफ्टी वही खड़ी है. तो चलिए पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स क्या लगता है निफ्टी में. ये आज का हमारा निफ्टी का ऑलमोस्ट लेवल था पीक का 26,192 और पी था हमारा 22.80. इसको आप नोट कर लो. अब जो हमारा सितंबर में था 26 सितंबर को पिछले साल पीक पे निफ्टी थी 26,216 की और पी था 24.38. अब इस हिसाब से जो आज की वैल्यूएशन निकल के आती है, तो अगर हम अभी की वैल्यूएशन देखें तो हमारा जो ईपीएस था 2024 में वो था 1075 का और अभी जो हमारा ईपीएस वो 1148 का है. दैट मीन्स जो कंपनीज हैं निफ्टी 50 में दे हैव परफॉर्म्ड बेटर देन बिफोर. पहले से काफी अच्छा कर रहे हैं. यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारा ईपीएस में ग्रोथ आया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास का ईपीएस में ग्रोथ है. यानी कि पहले से निफ्टी 50 की कंपनीज 6% ज़्यादा अच्छा कर रही हैं इस साल. ईपीएस में लगभग ऑन एन एवरेज 6% का प्रॉफिट में ग्रोथ आया है. निफ्टी की 50 कंपनीज का एवरेज प्रॉफिट में ग्रोथ आया है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो निफ्टी का फोरकास्ट बनता है, लेते हैं कि भाई हमारा ये ईपीएस है और 24 पी तक भी निफ्टी जाएगी, 24.35 या 25 पी तक जाएगी, तो हमारा लेवल 28,000 का होना चाहिए. यानी कि 24 पी पे अगर हमें दोबारा से मार्केट क्रैश देखने को मिलता है तो अपन को 28,000 का लेवल निफ्टी छू जाएगी. आजकल जब भी मार्केट की बात होती है एक ही चीज़ हर जगह सुनने को मिलती है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है, अब क्या करें. कुछ लोग बोल रहे हैं रैली बस शुरू हुई है और कुछ लोग डर रहे हैं कि भाई ये तो टॉप हो सकता है और बाकी लोग टोटली कंफ्यूजन में बैठे हैं मार्केट को देख रहे हैं. और ये कंफ्यूजन नेचुरल भी है. देखिए क्योंकि जब इंडेक्स इतनी तेज़ी से ऊपर पहुंचता है तो हर इन्वेस्टर के दिमाग में सवाल बढ़ते जाते हैं. अब एंट्री सेफ है या एंट्री रिस्की है, प्रॉफिट ऊपर मिलेगा या करेक्शन नीचे आएगा, और अगर करेक्शन आएगा तो कितना गिरेगा. प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर डिसीजंस न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया प्रिडिक्शंस या रैंडम ओपिनियन पर ले लेते हैं, जबकि मार्केट का मूड समझने के लिए सिर्फ एक्साइटमेंट या फियर काफ़ी नहीं होता. जरूरी है क्लियर एनालिसिस, एक्सपेक्टेड लेवल्स, ट्रेंड, स्ट्रेंथ और रिस्क का सॉलिड आइडिया. और यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में स्ट्रक्चर और प्रॉपर रिसर्च की इंपॉर्टेंस समझ आती है. सही एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन और रिसर्च बेस्ड डायरेक्शन, ये सब बिना गाइड के मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. इसी गैप को फिल करता है ब्लिंकेक्स बाय जेएम फाइनेंशियल्स. 50 साल का एक्सपीरियंस प्लस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की टीम आपको मार्केट के नॉइज से निकालकर सीधा एक्शनेबल इन्फो देती है. किस लेवल पर ट्रेड कर सकते हो, क्या टारगेट हो सकता है और रिस्क किस लेवल पर सेट करना है. ब्लिंकेक्स एक फास्ट, सिंपल और रिलायबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें रिसर्च टूल के साथ साथ जीरो ब्रोकरेज का बेनिफिट भी मिलता है. नए यूजर्स के लिए 2 मंथ्स जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है. चाहे आप इंट्राडे करो, एफएनडो, डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी या आईपीओस, सब पर जीरो ब्रोकरेज.
अब ये दे रहे हैं एक बड़ा स्मार्ट फीचर भी, ब्रैकेट ऑर्डर फॉर इंट्राडे ऑप्शंस। इससे आप ट्रेड को शुरुआत में ही टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मतलब मार्केट चाहे जितना भी वाइल्ड हो, आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है और फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर होता है। तो निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे अगर आप भी क्लैरिटी ढूंढ रहे हो तो एक बार ब्लिंकेक्स ट्राई जरूर करके देखो। अपनी ट्रेडिंग बनाओ फास्ट, फोकस्ड और ब्रोकरेज फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है, चेक इट आउट। बट मार्केट अगर इंटरनली वीक है तो फिर मार्केट यहां से भी घूम सकता है। बट आप ये कह सकते हो कि फिजिबल है या नहीं है। जी हां, निफ्टी का 28,000 पे जाना 2026 में बहुत हद तक मुमकिन है, बहुत हद तक मुमकिन है। अब जरा अगर हम लोग एफआईआई का डेटा देखें, ठीक है, तो सीएम कैश मार्केट प्रोविजनल डेटा है ये, इसलिए क्योंकि एक्सचेंज का रिपोर्टेड डेटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट नहीं है, बेसिकली सेकेंडरी मार्केट है। तो अगर दोनों आपको देखना है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट आई रिलाई अ लॉट मच मोर ऑन द कैश मार्केट प्रोविजनल डेटा। तो अगर हम बात करें ओवरऑल आउटलुक की, तो एफआईआई का जो मंथली आउटलुक है, नवंबर में अभी तक 12,000 की अभी भी नेट सेलिंग है, और अक्टूबर में कम थी कंपैरेटिवली और नवंबर में और एग्रेसिव हो गए। सितंबर में 35,000, 46,000, 47,000, सिर्फ 2-3 महीने ऐसे रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। तो अगर एफआईआई के आउटलुक की बात करें तो फिलहाल एफआईआई का आउटलुक पॉजिटिव नहीं दिख रहा है नवंबर मंथ में भी। बट बहुत कम सेलिंग इन्होंने करी। क्यों? हो सकता है कि ये वेट कर रहे हो कि लेट दी DII बाय एंड वी विल सेल एट द टॉप, यानी कि विथ एवरी राइज वो सेल का प्लान कर रहे हो, या हो सकता है पॉजिटिव भी जाए। बट इसका एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि भाई उनकी सेलिंग में स्लो डाउन आ रहा है, यानी कि वो और सेल करने में ज़्यादा इच्छुक नहीं है, ये सभी कहा जा सकता है। बट कुल मिला के ये है कि अभी भी वो नेगेटिव हैं। अब अगर हम DIS की बात करें तो DIS लगातार बाइंग कर रहा है। 51,000 करोड़ की बाइंग अभी भी हुई है नवंबर में, अक्टूबर में भी बाइंग हुई 52,000 करोड़ की, 65,000, 94,000 करोड़, तो काफ़ी अच्छी बाइंग है। यानी कि कुल मिला के ये सारे महीने हैं, सिर्फ 2023 का कुछ दिख रहा है यहाँ पे जहाँ पे उनके माइनस प्लस थे। रिमेनिंग ऑल दीज मंथ्स DIS जस्ट पुटिंग इन मनी। अब इतना ज़्यादा पैसा उनको SIP से आ रहा है तो स्वाभाविक है वो पैसे का करेंगे क्या। वो आपको बोलेंगे तो नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसा मत दो, वरना उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो कोई चीज भी ओवर वैल्यूड होगी तो भी ये बोलेंगे भाई तुम SIP करते रहो, अभी रोको मत। तो ये एक बहुत बड़ी एथिकल डिलेमा है इस बिजनेस की। खैर, तो अगर हम ईयरली डेटा देखें, एनुअल डेटा, तो लगभग 6,82,000 करोड़ की DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, और 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, मतलब 1.5 लाख करोड़ के आसपास ज्यादा 2024 से 25 में DIIs ने इन्वेस्ट किया। यानी कि इतना ज्यादा पैसा जो इन्वेस्टर है, वो इंडियन इन्वेस्टर रिटेल है, वो डाल रहा है, पैसा दे रहा है इनको कि तुम पैसा डालो। वहीं अगर हम FIIs की बात करें एनुअल, तो FIIs ने 2025 में भी 2,66,000 के आसपास निकाला है, 2024 में भी निकाला, 23 में भी निकाला, 22 में भी निकाला। एक गजब का इंटरेस्टिंग डेटा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि 2014 तक, यानी कि 9 से लेके 14 तक ऑलमोस्ट ये लोग पॉजिटिव थे, इन्होंने अच्छा खासा पैसा डाला। ठीक है, सिर्फ 2011 में पैसा निकाला, 2008 रिसेशन का पीरियड था इसलिए उन्होंने पैसा निकाला, तो इसको हटा देते हैं। बट 2009 से लेकर 2014 तक FIIs ने लगातार पैसा डाला। उसके बाद अगर हम देखें तो FIIs हमारे पास पैसा निकाल रही है 15, 16, 17, 18 में भी, 19, 20 में उन्होंने पॉजिटिव रहे क्योंकि हमारा कोरोना था, सस्ते में मिला उनको शेयर्स। उसके बाद फिर से 2021 से लेकर 25 तक फिर से वो पैसा निकाल ही रहे हैं नेट। तो क्या FIIs का अभी भी कॉन्फिडेंस हमारे मार्केट में वापस नहीं आया है और मार्केट सिर्फ DIIs के बदौलत रैली कर रही है? तो अगर हम SIP का डेटा देखें, जो कि MP ने दिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने, अक्टूबर 2025 तक का, तो गजब का डेटा है हमारे पास। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अगर आप देखें तो लगातार हमारी SIP बढ़ ही रही है। हर साल, हर महीने SIP बढ़ रही है। पिछले साल से भी हम देखें तो 20,000 से 25,000 करोड़ हर महीने का SIP का फ्लो था।
और अभी वो 26,000 से स्टार्ट होकर लगभग 29,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जो कि एसआईपी में कोई भी हमें कूल डाउन देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ठीक है, मामूली ऊपर नीचे है, ग्रोथ रेट में ऊपर नीचे होता है, बट ओवरऑल ये बढ़ ही रहा है। अब अगर हम यहाँ देखें कि एसआईपी जो नंबर ऑफ काउंट्स है, अकाउंट वो कितने लोग कर रहे हैं, तो लगभग हम देखें तो अक्टूबर में लगभग 9,87,000, ठीक है, एसआईपी काउंट्स इन लाख, यानी कि 987 लाख अकाउंट जो थे हमारे एक्टिव थे, जिसमें से कि नई जो एसआईपी रजिस्टर हुई 60 लाख थी, और जो हमारा एसआईपी का डिसकंटिन्यू हो गया, लोगों ने छोड़ दिया या विड्रॉ कर लिया पैसा, या जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, वो लगभग 45 लाख के आसपास था। तो 44, 45, 46 इस हिसाब से ये हर महीने हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है और ये हमारे नए रजिस्टर हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 10 से 15 लाख लोग हर महीने एडिशनली रजिस्टर कर रहे हैं अभी भी। तो एसआईपी का फ्लो किसी भी मायने से कम नहीं हो रहा, यानी कि जो रिटेल है दैट इज डिराइविंग दिस रैली, यानी कि अब जो मार्केट बढ़ रहा है हमारा 4-5 सालों से, वो सिर्फ रिटेल का पैसा है जो कि इन्फ्यूज हो रहा है मार्केट में, और उससे मार्केट बढ़ रहा है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन कि बाहर के प्लेयर्स हैं, जैसे एफआईआईज वगैरह हैं, तो एफआई का आपने डेटा देखा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने लगभग 7-8 लाख करोड़, ठीक है, वो निकाल लिए मार्केट से। इतना ज्यादा पैसा वो निकाला कि क्यों निकाल लें, क्या वो बेवकूफ हैं? ठीक है, बट यहां पे यही एथिकल डिलेमा है कि अगर कंपनीज ओवर वैल्यूड हैं, उनका पीई रेशियो 50, 60, 80, 90 पहुंचा हुआ है, फिर भी म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो कहीं भी नहीं रुक रहा है कहने के लिए कि भाई वैल्यूएशन मैटर, यहां वैल्यूएशन मैच ही नहीं कर रहा प्राइस से। तो ये जो रैली है ये रिटेल के पैसे से बढ़ती हुई रैली है। Now let's have a look on economic numbers, थोड़ा सा देख लेते हैं वो भी। तो अगर हम बात करें इंडिया का फिलहाल, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट हैज गॉन डाउन, जो कि 0.25% है। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। देखिए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम होना, ठीक है, वो भी एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इसका मतलब है कि कंजम्पशन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। अब इस सिचुएशन में ऑब्वियसली कमिंग जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, शायद उसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम करे कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए। सो इफ यू लुक एट द जीडीपी नंबर, तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी का अपना डेटा देखें, तो इंडिया की जो जीडीपी है 1.7% लास्ट क्वार्टर में एक्सपेंड हुई। दिस इज Q2, एंड हमारा जो Q1 था उसमें 2% तक था, यानी कि हमारा पिछले साल Q2 से इस साल तक काफ़ी अच्छा रहा अगेन, बट उसके बाद हमारा गिर गया। और वैसे Q2 पिछले साल से Q2 2025 में कंपेयर करें तो फिर भी बढ़ा ही हुआ है, ये पॉजिटिव साइन है। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो मेरे लिए चिंताजनक है, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें थोड़ा सा गिरावट आया है, जो कि थोड़ा वर्risome है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट पे नज़र डालें तो नेस्डैक कंपोजिट भी आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। आप देखिए तो जो हाई लो का डिफरेंस है दैट कम्स अराउंड 4.5%। मतलब इतना ज़्यादा मैंने निफ्टी में तो सिर्फ इलेक्शन डे में ही देखा था, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। नॉर्मली इतनी वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती। एक दिन में ऐसी एक 2.25% के आसपास, 2.15% के आसपास गिरा है, और S&P भी हमारा 1.56% गिरा है। अगर हम देखें तो S&P में बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली। S&P इज़ लाइक 3.5% के आसपास। और इसी तरह से अगर हम नेके की बात करो तो नेके भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है, और पिछले काफ़ी दिनों से, यानी कि 31 अक्टूबर से ये सारे इंटरनेशनल मार्केट आप देखोगे गिरे जा रहे हैं। नेके गिरा जा रहा है, S&P 500 गया हमारा नीचे, हमारा ICX नीचे गया है। जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा नीचे गया है। अगर आप जर्मनी को देखें तो इट हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम दिस लेवल, अप्रॉक्सीमेटली जर्मनी हैज़ गॉन डाउन अराउंड 7.40%। तो यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हर तरफ बिकवाली है। उसका रीज़न जो बता रहे हैं वो कह सकते हैं कि एक तो आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, दूसरा जो एआई है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, बहुत ज़्यादा बूम था उसमें, जो कि अननेसेसरी बूम था, और
ये है कि यूएस में जॉब रेट्स वगैरह में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, तो ऐसा स्पेकुलेशन है कि फर्दर रेट कट्स जो हैं वो नहीं होंगे फेडरल रिजर्व के, तो ये सब कुछ एक रीज़न दिए जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ वॉलेटिलिटी फेज और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मेजरली, इसके कारण जो है हमारा मार्केट थोड़ा करेक्शन या कंसोलिडेशन में जा रहा है और सुनर इट शुड रिकवर, क्योंकि एज सच कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल्स निफ्टी का, जो कि ये कह रहा है कि भाई हाँ 2026 में 28,000 जा सकता है, बट जो अगला हफ्ता है फंडामेंटली वो काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। तो टेक्निकल लेवल्स देखते हैं क्या कहते हैं टेक्निकल्स और कहाँ पे हमारी एंट्री एग्जिट बनती है। हमारा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है निफ्टी का, अगर आप ये देखें, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, निफ्टी सेम ट्रेंड को फॉलो करती हुई दिख रही है 2022 से सेम ट्रेजेक्टरी पे, और कुछ टाइम के लिए इससे नीचे बाहर गई थी एंड देन इट केम बैक। तो अगर इस ट्रेंड की माने और निफ्टी में अपन को अगर करेक्शन देखने को मिलता है लेट्स सपोज, तो कुड वी कैन से कि भाई हाँ निफ्टी नीचे गिरेगी, गिर गिर के आपको 25,300 के आसपास तक आ सकती है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 25,500 25,400 अगर नीचे गिरती है तो। गिरेगी नहीं गिरेगी ये समझेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि भाई टॉप साइड का, तो अगर हम टॉप साइड की बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले, तो जो हमारा टॉप साइड है वो हमारा 138 का लेवल अचीव हो गया। दूसरा लेवल हमारा आता है 26,500 का, 161.8 का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है एज पर दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमारा लेवल 26,500 के आसपास का। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इसके लिए हमारा जो ये लेवल है 138.2 का, 26,237 का, ये टूटना चाहिए। बट अगर ये इसको हिट कर के नीचे आ जाता है, जो कि हमें रेड एक इंडिकेशन मिला है कि पॉसिबिलिटी है कि भाई ये नीचे आ सकता है। दूसरा हमारा जो RSI है दैट इज क्लोज टू ओवरबॉट रीजन, नॉट वेरी मच क्लोज बट क्लोज टू ओवरबॉट रीजन, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस कर गया, ध्यान रखिएगा, तो नेक्स्ट लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा अगले हफ्ते के लिए 26,500 के आसपास का या 550 का। और अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो लेवल रहेगा नीचे का 25,700 के आसपास का लेवल रहेगा, यानी कि जो पिछला हमारा लगभग रेजिस्टेंस था 25,670 650 के आसपास का नीचे का लेवल डाउनवर्ड रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है निफ्टी राइट नाउ इज नियर सप्लाई जोन, यानी कि प्राइस इज टचिंग इट्स सप्लाई जोन। तो जो सप्लाई जोन होता है वो नॉर्मली एक नो ट्रेडिंग जोन होता है, यानी कि इट इज सजेस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट कि ये जो रीज़न होता है ये रीज़न नो ट्रेडिंग रीज़न होता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकवाली भी आ रही होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी भी होती है। तो अगर बायर्स इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो भाई ठीक है, अदरवाइज नीचे। और इस नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर हमारा होता है यहाँ पे सप्लाई रीजन। अब ये जो सप्लाई रीजन है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जिन्होंने शॉर्ट किया होता है इस रीजन में रेजिस्टेंस के पास, उनका स्टॉप लॉस लेवल होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बाइंग आती है। दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग आती है। तो यानी कि कह सकते हो कि ये एक बहुत हाई लिक्विडिटी एरिया है, यानी कि इस एरिया में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी। जो शॉर्ट सेलर्स हो उनके स्टॉप लॉस खत्म होंगे तो वो बायर बनेंगे, और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिया तो वो भी बायर बनेंगे। तो ये जो रिटेल बहुत ज़्यादा बाइंग करेगा, तो अगर किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सेलिंग करनी है, अगर FIAs एक्चुअल में सेलिंग के मूड में है, तो ये जो एरिया होगा इसको सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव एरिया होगा उनके लिए सेलिंग के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी और यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सेलिंग करना पसंद करेंगे। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, नो ट्रेडिंग एरिया है ही, बट ये भी बहुत ज़्यादा फेयर सम एरिया होता है। तो यहाँ से भी आपको
देखने को बिकवाली मिल सकती है। तो अगर बिकवाली मिलती है एज पर दी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, तो वीकली में अगर हम नोटिस करें तो हमारा फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा है वो तकरीबन वीकली में अपन को देखने को मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे। एक तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है और दूसरा यहाँ पे हमारे को फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। सो यू हैव दिस वन, यानी कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस हो सकता है विच इज 25,826 अगले हफ्ते। ठीक है, यहाँ तक अपन को रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर एक्चुअल में मार्केट बढ़िया करेक्ट कर गया तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है दूसरा वाला, यानी कि ये हमारा दूसरा लेवल 25,050 के आसपास भी लेवल देखने को अपन को मिल सकता है। तो मंडे को अगर हमारा प्राइस इस लेवल को तोड़ता है, दैट इज 26,068 या 26,050, इससे नीचे जाता है, कह लो कि 26,000 से नीचे जाता है, तो वो जितने भी नीचे के लेवल्स मैंने बताए थे ये सारे आपको वैलिड हो सकते हैं। प्राइस इनको रिस्पेक्ट कर सकता है, प्राइस यहाँ तक जा सकता है। बट आगे अगर जब तक जो हमारा सप्लाई रीजन है उस रीजन में प्राइस है तब तक उम्मीद यही करता हूँ कि आप जो है ट्रेड ना लें या मार्केट से बाहर रहें, तो ये आपके लिए उचित रहेगा, या फिर सोच समझ के आप एक्शन ले वहाँ पे। दोस्तों, होपफुली आपको मार्केट का आउटलुक अच्छे तरह से समझ में आया, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो भी मैंने आपको बताए। और अगर आप इसी तरह से प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं praveenkhetan.com। और मैं ये भी कहूँगा कि जाते जाते आप चेक करो ब्लिंकिक्स का ऐप, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड लेट मी नो योर फीडबैक, कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।